हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में हम लोग आज डे 8 यानी 140 नंबर करेंट अफेयर हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। 140 से आगे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। करेंट अफेयर का जो 500 टारगेट है दोस्तों, इसको करेंट प्रीलिम्स के 5 दिन पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन। हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में 2019 का आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2019 दिया गया है। इस क्रिकेट अवार्ड में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं बस वो हम लोग देख लेते हैं। खासतौर पे जो भारतीयों को दिए गए हैं हम लोग देखेंगे कि वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहर को दिया गया है। और यही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए खिलाड़ी हैं और यहाँ पे लोगों का अंदाज कम जाएगा। तो T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड दीपक चहर को दिया गया है। अगला है दोस्तों स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है ये विराट कोहली को दिया गया है। थर्ड इसको याद रखेंगे कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है। और चौथा जो कि फिर विराट कोहली को ही दिया गया है, और विराट कोहली को आईसीसी के ओडीआई यानी जो वनडे मैच होता है और जो टेस्ट मैच होता है इन दोनों का कैप्टन चुना गया है। तो आईसीसी का ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन जो चुना गया है वो भारतीय कप्तान विराट कोहली को चुना गया है। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2019 के, इसको हम लोगों ने देख लिया। आते दोस्तों अगला भी स्पोर्ट्स से ही है कि ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। अगला है दोस्तों ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार इसमें क्रिकेट को क्लब नहीं किया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी इस अवार्ड को में क्रिकेट शामिल नहीं है। यानी इसमें से ESPN इंडिया स्पोर्ट्स 2019 में एक भी अवार्ड क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है। आते हैं दोस्तों किसे मिला ये देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं वही हम लोग देखे हैं। तो इसमें पहला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर PV सिंधु को दिया गया है। और आपका होमवर्क है दोस्तों कि PV सिंधु किस खेल से रिलेटेड है, आपको इसको देख लेना है। क्योंकि पिछले दिनों में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आया था वो और हिमा दास पे क्वेश्चन आया था कि वो किस और खेल से संबंधित थी। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि खिलाड़ी अगर नाम मिल गया तो किस खेल से संबंधित थी, एक बार जरूर देख लेंगे। अगला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष में किसे मिला है। तो दोस्तों पुरुष में मिला है सौरभ चौधरी को, जो कि शूटिंग से है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष मिला है सौरभ चौधरी को और ये शूटिंग से संबंधित है। जबकि PV सिंधु महिला है। द करेज अवार्ड किसे मिला दोस्तों, तो द करेज अवार्ड दूती चंद्र को मिला है और दूती चंद्र एक एथलीट है। द करेज अवार्ड दूती चंद्र को मिला है और दूती चंद्र एक एथलीट है। अगला देखेंगे दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलबीर सिंह को मिला है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलबीर सिंह को मिला है और बलबीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है। तो इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दीपक पुनिया को मिला है और दीपक पुनिया एक रेसलर है। दीपक पुनिया दोस्तों एक रेसलर है। आते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पे। 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2019 में भारत की यात्रा पर आए किस देश के PM ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू किया है। यानी हम देखेंगे हाल ही में दिसंबर 2019 में देखेंगे दोस्तों कि पुर्तगाली PM जो थे उनका नाम है अंटोनियो कोस्टा। तो अंटोनियो कोस्टा जो है वो भारत दौरे पे आए थे और जब भारत दौरे पे आए थे तो उन्होंने एक पुरस्कार शुरू किया था, उसका नाम है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। उसका नाम है दोस्तों गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है अंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के PM है। 144 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो ये यूसुफ जमाली को दिया गया है। ये यूसुफ जमाली को दिया गया है। 145 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि 24 फरवरी 2020 को हम देखेंगे कि नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया गया था। जस्ट कोरोना के थोड़ा सा पहले हम लोग कह लें तो नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ये कार्यक्रम किस जगह पर आयोजित किया गया था इसको ध्यान देंगे तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अगला दोस्तों 146 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। देखिए दोस्तों ये सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया, ये इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि
हमको जो राष्ट्रपति जिस जिस देश के चुने जाए वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूरीनाम जो देश है इसकी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भारतीय मूल के हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद चंदोखी। बस आप चंद्रिका प्रसाद याद रखिए कि सूरीनाम के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चंद्रिका प्रसाद चुने गए हैं। ये नाम से ही लग रहा है कि ये भारतीय मूल के होंगे, ये भारतीय मूल के होंगे। आते हैं 147 नंबर क्वेश्चन पे। 147 नंबर का है दोस्तों कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के बारे में है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों हेतु सीईटी का आयोजन किया है। यह है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये जो सीईटी के पेपर होगी दोस्तों ये वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और 12 लैंग्वेज में की जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में होगी, तो नहीं दोस्तों। देखिए 12 प्रमुख भाषाएं जो हैं उनमें की जाएगी। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं थी वो 14 थी मूल संविधान में, बाद में संशोधन करके उनको आगे 22 कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से 3 संशोधन है जिनके माध्यम से 14 से 22 लैंग्वेज कर दिया गया। और लास्ट जो संशोधन था वो कौन सा था लैंग्वेज में, और उसमें कौन कौन से लैंग्वेज ऐड किए गए थे दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। अगला है दोस्तों कि स्कोर इसका जो आएगा सीईटी का वो 3 साल तक वैध होगा, यानी एक बार एग्जाम को इसका क्रैक करने के बाद से आपको सीईटी का एग्जाम अगले 3 साल तक दोबारा नहीं देना होगा। अगला दोस्तों कि एनआरए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो 12 लैंग्वेज है ये इंपॉर्टेंट है, 3 साल तक वैध रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, और साल में 2 बार आयोजित की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान देंगे कि जो सीईटी की एग्जाम कराई जा रही है वो ग्रुप ए के लिए नहीं है, ग्रुप ए के लिए नहीं है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए। अगला है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबी, हम देखेंगे अभी हाल ही में केबल पुल बनी है और ये बनी है ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी है, कचरी घाट से लेके डोल गोविंद तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में कि कचरी घाट से लेके डोल गोविंद तक ये केबल पुल बनाया गया है और ये टोटल है नियर अबाउट 1.82 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, यानी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर के करीब में ये लंबा है और ये भारत का सबसे लंबा केबल पुल है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, पेपर में आ सकता है। कहाँ से कहाँ के बीच में ये याद कर जाइए, तो कचरी घाट से लेके डोल गोविंद तक है। अगला दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, हाल ही में हम देखेंगे कि कोविड-19 के दौर में, जो कि अभी भी चल ही रहा है, कोविड-19 के दौर में न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई थी, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसका टारगेट था कि जो गरीब लोग हैं उनके घर पर राशन की होम डिलीवरी की जाए। तो इसमें जो राशन है उसका होम डिलीवरी किया जाएगा दोस्तों। 150 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कृषि भूमि को पट्टे पर देने की जो नीति है, पट्टे पर जो देने की नीति तैयार किया पहला देश का राज्य वो बन गया है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड ने अभी हाल ही में पट्टे पर भूमि देने की जो पॉलिसी है उसको तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 151 नंबर क्वेश्चन बात है दोस्तों कि देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोइंग जेट्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देश के पहले, ध्यान देंगे दोस्तों ये भी पहला है इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मंडोवा नदी पर किया गया है वास्को में, और यह है कहाँ पे, गोवा में। तो एक तरह से दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि मंडोवा नदी कहाँ पे है, तो मंडोवा नदी आपका गोवा में है और यहीं पर देश का पहला तैरता घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया है। अगला दोस्तों 152 नंबर क्वेश्चन जो कि अटल रैंकिंग पे आधारित है, अटल रैंकिंग पे बेस्ड है। हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि नवाचार उपलब्धियों पर ये उपराष्ट्रपति द्वारा ये रैंकिंग तैयार किया गया। फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो अटल रैंकिंग है अभी इसको राष्ट्रपति के द्वारा तैयार नहीं दोस्तों, फाइनली जारी किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो अटल रैंकिंग है इसमें मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है, जो IIT बॉम्बे है उसको सेकेंड रैंक मिला है और जो IIT दिल्ली है इसको थर्ड रैंक मिला है। तो पेपर में ये पूछेगा कि अटल रैंकिंग की रिपोर्ट पूछेगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे कौन है। तो फर्स्ट पे दोस्तों IIT मद्रास है, सेकेंड पे IIT बॉम्बे है और थर्ड पे IIT दिल्ली है। तो MBD आप याद रखिए, MBD तो मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। ध्यान देंगे दोस्तों अभी कई सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर रैंकिंग हम लोग 1-2 पहले भी पढ़ चुके हैं, एक आध अभी बाद में भी पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे कि उसमें बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास और जो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु वाला,
इन्हीं 4 में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे रहते हैं। तो इसलिए ये कोई रूल नहीं है कि मद्रास हमेशा फर्स्ट ही रहेगा या बेंगलुरु हमेशा फर्स्ट रहेगा। हम देखेंगे कि इनमें से कभी बॉम्बे फर्स्ट रहता है, कभी बेंगलुरु सेकंड रहेगा, कभी बॉम्बे सेकंड रहेगा तो बेंगलुरु फर्स्ट रहेगा, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा। इस वाले में जो अटल रैंकिंग है इसमें इस बार मद्रास फर्स्ट है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे सेकंड पे, आईआईटी दिल्ली थर्ड पे है। इंपॉर्टेंट ये है कि आईआईटी कानपुर, क्योंकि यूपी का पेपर है, उत्तर प्रदेश का, हाल ही में आरओ में देखिए आप कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो आईआईटी कानपुर में हम लोग देखेंगे कि आईआईटी कानपुर को 6th रैंक मिली है, 6th रैंक मिली है। और 2 और यूनिवर्सिटी जो कि यूपी से ही संबंधित हैं, एएमयू और बीएचयू। इस बार देखेंगे एएमयू की जो रैंकिंग है दोस्तों अटल रैंकिंग में, वो बीएचयू से भी अच्छी है, वो बीएचयू से अच्छी है। एएमयू को इस बार 11वीं रैंक मिली है और बीएचयू को इस बार 13वीं रैंक मिली है। तो इस बार यही रीज़न है दोस्तों कि अटल रैंकिंग पेपर में आ सकता है, ध्यान देंगे। और ध्यान दें दोस्तों कि जो निजी स्कूलों की सूची तैयार की गई है उसमें कलिंगा जो उड़ीसा का है, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कलिंगा उड़ीसा को फर्स्ट रैंक मिला है निजी सूची में, कलिंगा उड़ीसा को। अगला दोस्तों 153 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह भी मनाया गया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर यूपी से ऐसा क्वेश्चन देता है। तो 7 से 14 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया है। इसमें देखेंगे हुआ क्या है कि उन हथियारों की सूची तैयार की गई है और उनको प्रदर्शित किया गया है जो पूरी तरह से स्वदेशी थी, यानी जिनको स्वदेशी मटेरियल के थ्रू, जिनको अपने लोगों के थ्रू बनाया गया था, उन हथियारों की एक सूची क्या की गई थी, इसमें प्रदर्शित की गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान सप्ताह में क्या किया गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब मनाया गया था, तो 7 से 14 अगस्त को मनाया गया था, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला आते दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया। ध्यान देंगे दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा ऊंचा है और दूसरा ये भारत में है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर बनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर बनाया गया। इससे पता चल गया कि चेनाब नदी कहाँ से बहती है, जम्मू कश्मीर से। आते दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन पे। तो 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जिसका मुख्य दिवस भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन था। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि इसका मुख्य विषय क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका मुख्य विषय था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। तो 23वां ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, उसका मुख्य विषय क्या था, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मुख्य विषय था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, इसका यही मुख्य विषय था। और दोस्तों ये आयोजित कहाँ हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आयोजित हुआ था मुंबई में। तो 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य विषय था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। 156 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत सरकार ने कहाँ पर एनिमल वार मेमोरियल को खोलने का निर्णय लिया। तो इसका सही आंसर है मेरठ में, क्योंकि दोस्तों कि भारत का ये पहला एनिमल वार मेमोरियल है और वो भी यूपी में खोला गया है, इसलिए फिर से बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर है मेरठ, जो कि देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल है। इसलिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा चांस है कि इस बार पेपर में आ जाए। 157 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन करने वाला, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। और दोस्तों अगला देखेंगे कि ऐप स्टार APSTAR ऐप स्टार 6D क्या है। पेपर में आ सकता है दोस्तों कि ऐप स्टार 6D क्या है। तो ये चीन का वाणिज्यिक उपग्रह है, इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हाल के दिनों में ये न्यूज में रहा है। ऐप स्टार 6D ये चीन का वाणिज्यिक उपग्रह है। अगला दोस्तों देखें तो 160 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि ये सबमरीन ऑप्टिकल केबल परियोजना है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है जो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। दोस्तों ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है और हम देखेंगे कि समुद्र के भीतर इसमें 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। समुद्र के भीतर इसमें 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। और एक चीज़ अगला ध्यान देंगे दोस्तों कि इसके माध्यम से बेसिकली किया क्या जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार है उसको मुख्य भूमि से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF
इसका वित्त पोषण करेगा। तो अगला दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सल इसका वित्त पोषण कौन करेगा? तो इसका वित्त पोषण है दोस्तों वो करेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF। और ये जो दोस्तों यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है क्या, ये इसको वित्त पोषित कौन करेगा और ये कितने किलोमीटर इसमें केबल बिछाया गया है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे दोस्तों कि इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य सदैव दलित समाज से होगा। इसमें कुल 15 सदस्य हैं जिनमें एक सदस्य सदैव दलित समाज से होगा। सदस्यों को इसमें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट ये है, इसके अध्यक्ष हमको पता है कि नृत्य गोपाल दास चुने गए हैं, और इसमें एक महासचिव का पद होगा जो कि चंपत राय चुने गए हैं। जो महासचिव होगा दोस्तों वो चंपत राय चुने गए हैं। अगला देखेंगे कि भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग वाला प्लाजा कहाँ उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग वाला प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग का जो प्लाजा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें, ये 161 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग आप कल भी पढ़ लेंगे एक बार। तो दोस्तों आज हम लोग 140 से लेके 160 तक के करंट अफेयर को पूरी तरह से पढ़ लिया है, और कल हम लोग अपने न्यू वीडियो में यानी डे 9 में हम लोग 160 से 180 तक का करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC हिंदी पे उपलब्ध करा दिया जाएगा।